एवरीवन, दिस इज शैली गुलाटी। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेट डोर। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं कि नहीं? क्लासेस कैसी लग रही हैं? सब समझ आ रहा है? अच्छा, जो लास्ट क्लासेस हमने करी थी म्यूटेशन के ऊपर, वो आपको समझ आई? सब क्लियर हो गया ना म्यूटेशन? देखिए, हमने उसे इसलिए 3 क्लासेस में कंप्लीट किया क्योंकि देखो हमने बहुत कुछ उसमें पढ़ा है, डिटेल्स में जाके हमने पढ़ा है। क्योंकि आप लोग अच्छे से जानते हैं, टीजीटी बायोलॉजी हो गया, चाहे एल्टी ग्रेड बायोलॉजी हो गया, तो कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम तो है नहीं, है ना। कंपटीशन लेवल का है, जॉब के लिए है, वैकेंसी इतने टाइम से आई नहीं है, तो हमें डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल्स को भी हमें डिटेल में पढ़ना है ताकि हमें समझ आए, उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो हम सॉल्व कर पाएँ, क्योंकि देखो लेवल अप है ना। तो नहीं देखी हो क्लास तो प्लीज़ अटेंड कर लो, और जिसने देखी होंगी उसे पता होगा कि हमने कितनी ज़्यादा डिटेल में जाके बात करी थी। आज हम बात करें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में, तो चलो स्टार्ट करें क्लास को। चलिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, देखो इसको हम डीएनए टाइपिंग भी कह सकते हैं, डीएनए टेस्ट भी कह सकते हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग भी कह सकते हैं। ये सब नेम्स मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में ज़रूरी नहीं है डीएनए फिंगरप्रिंट लिखा हो, है ना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जगह टेस्ट भी लिखा हो सकता है, प्रोफाइलिंग भी लिखा हुआ सकता है, या डीएनए टाइपिंग भी। तो ये नेम्स आपके माइंड में सेट होने चाहिए कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो हमारा आंसर क्या होगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ टेक्निक used to identify individuals based on their unique DNA pattern। देखो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसे इस्तेमाल किया जाता है किसी पर्सन को, किसी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसे पहचानने के लिए। किस वजह से? क्योंकि सबका जो डीएनए पैटर्न होता है वो यूनिक होता है। इसी यूनिक डीएनए पैटर्न की हेल्प से हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और ये टेक्निक क्या है? ये टेक्निक है हमारी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए टेस्ट। ये तो आप लोगों ने बहुत देखा होगा मूवीज़ में, सीरियल्स में तो बहुत ही आता है ना। कुछ हो, डीएनए चेक करा लो, है ना। चलो, इसे डिस्कवर्ड किसने किया था? डॉक्टर एलेक जेफरी ने 1984 में। ठीक है, इन्होंने नोटिस किया था कि डीएनए के कुछ भाग में, है ना, एक यूनिक पैटर्न है। ठीक है ना। Discovered by Dr. Alec Jeffrey in 1984, he noticed that certain regions of DNA were unique in every person। यानी हर पर्सन में ये जो डीएनए का ये जो भाग है वो क्या है, अलग है कुछ। लेकिन 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 ये आइडेंटिकल ट्विंस में नहीं है ऐसा। आइडेंटिकल ट्विंस के अलावा जितने भी पर्सन्स हैं सब में ये यूनिक है। डीएनए सबका अलग होता है, तभी तो आइडेंटिफाई करोगे। लेकिन आइडेंटिकल ट्विंस एक्सेप्शनल केस है, इसमें ऐसा नहीं है। क्लियर हो गया? सब पर्सन का डीएनए अलग होगा, जिससे आइडेंटिफाई करेंगे हम किसी इंडिविजुअल को। बहुत सारी चीज़ों में हेल्प होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए टेस्ट से, है ना। चलो देखें, बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, आवर डीएनए हैज नॉन कोडिंग रीजन। देखो ध्यान से सुनना, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है ना। हमारे डीएनए के पास एक नॉन कोडिंग रीजन भी होता है, जो होता है VNTR, यानी वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। ये क्या है? एक रिपीटेड सीक्वेंस है डीएनए में, जो हर पर्सन में, हर इंडिविजुअल में अलग होता है। सबका जो है अलग अलग पैटर्न होगा, अलग नंबर होगा। क्लियर क्लियर क्लियर? किसका पैटर्न की बात हो रही है? VNTR की बात हो रही है। ये एक रिपीटेड सीक्वेंस है और हर पर्सन में ये अलग पैटर्न, अलग नंबर में होगा, जैसे कि एक जेनेटिक बारकोड। क्लियर? चलो, VNTR है क्या? देखो, VNTR एक छोटा सीक्वेंस है डीएनए में, एक छोटे छोटे भाग हैं डीएनए में जो रिपीट होते हैं एक रो में। ठीक है ना। टेंडमली मतलब एक के बाद एक। क्लियर? एक स्पेसिफिक लोकेशन में डीएनए की ये जो सीक्वेंस है, ये क्या होगा, रिपीट होगा डीएनए में। द नंबर ऑफ रिपीट्स इज डिफरेंट इन एवरी पर्सन। जो नंबर ऑफ रिपीट्स है, यानी कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये हर पर्सन में अलग होगा, हर इंडिविजुअल में अलग होगा, जिससे ये यूनिक बनता है हर इंडिविजुअल में। तभी तो हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये किससे मैच हो रहा है ना। पेरेंट्स क्या हैं इसके, क्राइम सीन्स पे भी मिलता है, तो होता है ना, डीएनए टेस्ट करा लो, ब्लड सैंपल मिला दो।
तो ये जो VNTR है ये एक छोटे छोटे भाग हैं, छोटे छोटे सीक्वेंस हैं डीएनए में जो रिपीट होते हैं एक स्पेसिफिक लोकेशन पे डीएनए के। क्लियर? हर पर्सन में अलग पैटर्न होगा, पैटर्न नहीं सॉरी अलग नंबर होगा रिपीट का। क्लियर हो गया आपको? इस वजह से जो VNTR है उसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए लोगों को। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि सबका डीएनए नंबर जो होगा और पैटर्न जो होगा VNTR का वो अलग होगा, तभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किसका डीएनए है। सबका सेम थोड़ी होगा, आइडेंटिकल ट्विंस की बात नहीं हो रही है, बाकी बात हो रही है। आइडेंटिकल ट्विंस एक्सेप्शनल केस है, सबका पैटर्न और नंबर अलग होगा VNTR में। नेक्स्ट आ जाएगी इसकी फुल फॉर्म भी एक बार देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। आप लोग सोचोगे हर चीज़ ऐड करें क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है। आप लोग को पता है एक PPT बनाने के लिए ना मुझे कम से कम 2 घंटे तो डेली PPT एक क्लास की बनने में लगते ही हैं, और 2 क्लासेस मेरी इस टाइम चल रही हैं, 2 बैच चल रहे हैं, तो 4 घंटे तो यही मान लो। दोनों क्लासेस लेना 2 घंटे वो मान लो, 6 घंटे तो यही हो गए। और ऐसा नहीं है PPT बस कहीं से भी आप लिख दोगे, है ना, खुद से आपको टॉपिक्स देखने पड़ते हैं कि कोई टॉपिक रह ना जाए क्लास में। तो सोचो घंटा तो उस चीज़ में ही लग जाता है। कम से कम मुझे 8 से 9 घंटे लग रहे हैं इस टाइम PPT में क्लास प्रिपरेशन के लिए, ताकि कोई टॉपिक ना रह जाए, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को। क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि PPT में ही सब टॉपिक्स को, एग्जाम्पल्स को इंक्लूड कर दूँ। कोई बैठा नहीं है मेरा यहाँ पे, टाइपिस्ट नहीं है जो मुझे PPT बना के दे रहा है, बस मैंने उसे बता दिया ये PPT में लिख दो, ये नोट कर दो। बहुत टाइम लगता है PPT बनाने में। आप लोग को क्या लगता होगा आधे 1 घंटे की क्लास हुई, आई मैम पढ़ा के चली गई और पूरा दिन फ्री? ऐसा नहीं होता। पूरा दिन कहाँ जाता है मेरा मुझे खुद नहीं पता चलता। PPT बनाना, प्रिपरेशन करना, टॉपिक्स देखना कि कोई रह ना जाए, कोई एग्जाम्पल अगर मुझे लगता है डिटेल में बात करनी है तो उसे इंक्लूड करना। और मैं कोशिश यही करती हूँ PPT में ही एग्जाम्पल्स इंक्लूड कर दूँ जब बना रही होती हूँ, ताकि कुछ मिस ना हो जाए। कई बार होता है ना माइंड से स्लिप हो जाता है, इसलिए मैं एग्जाम्पल्स और हर छोटे से छोटे पार्ट को भी PPT में ही इंक्लूड करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि बस मैं आई आधा 1 घंटा पढ़ाया और पूरा दिन खाली, बहुत मेहनत लगती है। तो मोटिवेट करते रहा करो ना, इसलिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। इतना टाइम दे रही हूँ, मैं भी मेहनत कर रही हूँ, जैसे आप कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए वैसे मैं मेहनत कर रही हूँ आपको पढ़ाने के लिए। चलो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। वेरिएबल का मतलब वही हो गया नंबर ऑफ रिपीट्स, जो चेंजेस, जो नंबर होंगे रिपीट्स के वो हर पर्सन में अलग अलग होंगे। टैंडम मतलब होता है एक के बाद एक, जैसे कि ए देन रिपीट, ए देन रिपीट। रिपीट आपको पता ही है, सेम शॉर्ट सीक्वेंस जब बार बार रिपीट होता है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ VNTR, ये कहाँ मिलता है? DNA के नॉन कोडिंग पार्ट में मिलता है, और ये प्रोटीन नहीं बनाता है। क्लियर? ये जो VNTR है ये नॉन कोडिंग पार्ट में मिलेगा DNA के, और प्रोटीन नहीं बनाएगा। ये कहाँ से इनहेरिट होगा? पेरेंट्स से होगा, और ये जीनोम की अलग अलग लोकेशन पे प्रेजेंट होगा। 10 to 100 बेस पेयरिंग हो सकती है, ठीक है ना, 10 to 100 बेस पेयर लंबा हो सकता है ये। और जितने भी नंबर्स हैं रिपीट्स के हर पर्सन में ये अलग अलग होंगे। क्लियर? चलो देखते हैं आगे। एग्जाम्पल भी मैंने, हाँ देखो एग्जाम्पल ऐड किया है, जैसे कि DNA सीक्वेंस सेट CATG, ठीक है, एक पर्सन A हो गया, एक पर्सन B हो गया। जो A है उसमें ये जो CATG है ये 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, आप देख सकते हैं। पर्सन B में ये 7 टाइम्स रिपीट हो रहा है, दोनों में अलग अलग हो गया नंबर। तो ये क्या होगा, इससे जो लेंथ होगी वो क्या होगी, डिफरेंट हो जाएगी। These different lengths of repeated DNA help identify individual। इससे क्या होगा, ये जो डिफरेंट लेंथ हो गई रिपीटेड DNA की वो हेल्प करेगी एक पर्सन को पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में। रोल ऑफ VNTR इन DNA फिंगरप्रिंटिंग, क्या रोल है VNTR का? VNTR को कट किया जाता है एक एंजाइम से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स से उसे सेपरेट किया जाता है एक जेल का यूज़ करके। ये जेल है, जेट नहीं है, एक जेल है ये। क्या है? जेल है ये।
इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये क्या है, एक जेल है, एक मिनट। ईच पर्सन शो अ डिफरेंट बैंड पैटर्न ड्यू टू डिफरेंट वी एन टी आर लेंथ। जब वी एन टी आर लेंथ अलग होगी, नंबर्स अलग होंगे रिपीटेड के, लेंथ भी फिर अलग होगी, किसी में 4 है तो किसी में 7, अभी हमने एग्जाम्पल देखा। जब लेंथ अलग होगी तो जो डिफरेंट बैंड जो होगा वो भी डिफरेंट होंगे सब में, जो बैंड का पैटर्न होगा वो भी अलग होगा। तो ये जो पैटर्न है यही है हमारा डीएनए फिंगरप्रिंट। समझ आया आप लोगों को? वीएनटीआर को कट किया जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, फिर एक जेल है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से क्या होगा, इसे सेपरेट किया जाएगा। सब पर्सन में जो बेंड पैटर्न है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि वीएनटीआर लेंथ डिफरेंट होगी हर इंडिविजुअल में। यही पैटर्न है डीएनए फिंगरप्रिंट का। क्लियर? इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? देखो, फॉरेंसिक साइंस में हो सकता है, पैटर्निटी टेस्ट, मिसिंग पर्सन आइडेंटिफिकेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, जेनेटिक स्टडीज़। देखो फॉरेंसिक में कैसे हम सीआईडी कितना देखते हैं, कौन कौन देखता है सीआईडी, क्राइम पेट्रोल या फिर मूवीज़। तो क्या होता है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए वीएनटीआर का यूज़ करेगा। देखो कहीं पे कुछ सबूत मिल गया, फिंगरप्रिंट मिल गए, मैच कर रहे हैं, किससे मैच हो रहे हैं, कहीं ब्लड सैंपल मिल गया तो मतलब मैच कर रहे हैं, कहीं हेयर मिल गए तो मैच कर रहे हैं, तो फॉरेंसिक साइंस में इसका यूज़ होता है। पैटर्निटी टेस्ट में भी यूज़ होता है, बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ढूंढने के लिए, जैसे कोई अडॉप्ट कर रहा है उसमें भी इस चीज़ का यूज़ होगा, या फिर कोई खो जाता है ना, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, जैसे एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना, कि उसके जो पूर्वज हैं वो कौन से रहे होंगे, या कोई जेनेटिक डिसीज़ है उसमें भी इसका यूज़ होता है। जैसे कि पॉपुलेशन वेरिएशन, एंसेस्ट्री, देखो आ ही गया है ना, पूर्वज कौन होंगे, कोई जेनेटिक डिसीज़ है जो इनहेरिट हो रही है, तो ये सारी चीज़ें हमारी इसकी हेल्प से पता लगाई जा सकती हैं। नेक्स्ट है हमारा RELP, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ये क्या है? ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे यूज़ किया जाता है डिटेक्ट करने में डीएनए सीक्वेंस में जो डिफरेंसेस हैं वो। कैसे? डीएनए को कट किया जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। देखिए, RELP इज अ टेक्निक यूज टू डिटेक्ट डिफरेंसेस इन डीएनए सीक्वेंस बाय कटिंग डीएनए विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, यानी RELP यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसी टेक्निक है जिसे इस्तेमाल किया जाता है डिटेक्ट करने में कि डीएनए सीक्वेंस में जो डिफरेंसेस हैं उसको डिटेक्ट किया जाता है। कैसे किया जाता है? डीएनए को कट करके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। ये एंजाइम जो हैं ये कट करते हैं डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट से। इफ़ देयर इज़ अ वेरिएशन, यानी अगर उसमें कोई वेरिएशन है, कोई म्यूटेशन है, या फिर कोई डिफरेंसेस है डीएनए सीक्वेंस में, तो क्या होगा, ये जो एंजाइम है ये क्या करेगा, उस साइट से क्या करेगा, कट कर देगा। स्पेशली बात करें तो वीएनटीआर के पास से कट कर देगा। रिजल्ट क्या होगा, इसके फ्रेगमेंट्स मिलेंगे आपको, है ना, फ्रेगमेंट्स मिलेंगे डीएनए लेंथ में। फ्रेगमेंट्स मतलब वही टुकड़े मिलेंगे, लेंथ जो होगी, है ना। तो ये जो डिफरेंस है वो क्या होगा, वो डिफरेंस ही हमारा है पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर हो गया RELP? इसके की पॉइंट्स क्या क्या हो गए? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज़ किया जा रहा है डीएनए को कट करने के लिए। डीएनए फ्रॉम डिफरेंट पीपल में बी कट डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन देयर जेनेटिक कोड। देखो अलग अलग लोगों में जो है, जो कट हो रहा है ये अलग हो सकता है उनके जेनेटिक कोड के हिसाब से, ठीक है ना। जो डीएनए कट हो रहा है अलग अलग लोगों में वो डिफरेंट हो सकता है, डिपेंड करता है उनके जेनेटिक कोड पे। इससे क्या होगा, अलग अलग फ्रेगमेंट लेंथ्स प्रोड्यूस होंगी और ये जो फ्रेगमेंट्स हैं वो सेपरेट किए जाएंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, और ये जो फिर बेंड पैटर्न बनने के बाद आएगा वो क्या होगा, यूनिक होगा सब इंडिविजुअल में। जब फ्रेगमेंट्स अलग अलग पार्ट हो गए, लेंथ टुकड़े टुकड़ों में हो गई ना लेंथ, तो क्या हो गया, एक बैंड जैसा पैटर्न बन गया। वो सब इंडिविजुअल्स में हर एक बंदे में क्या होगा, अलग होगा, यूनिक होगा। हाउ इट वर्क्स,
देखो डीएनए इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ सैंपल, एक सैंपल से लिया जाएगा, है ना। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेंगे, हम पढ़ चुके हैं। लेंथ जो होगी फ्रेगमेंट्स की वो अलग होगी जेनेटिक वेरिएशन की वजह से। जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस का यूज़ किया जाएगा डीएनए को फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए। और जो बेंड पैटर्न है वो शो करेगा पॉलीफॉर्मिज यानी RELP, इसे हम अभी पढ़ते हैं, टेंशन ना लो। किस किस में हेल्प होगा, सेम वही है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में RELP का यूज़ होगा, है ना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट में इसका यूज़ होगा, पैटर्निटी टेस्ट में होगा, बायोलॉजिकल पेरेंट्स क्या है उसे ढूंढने में, जेनेटिक डिसीज़ डिटेक्ट करने में जो अगर इनहेरिट हो रही हैं हमारे पूर्वज से आ रही हैं, जीन मैपिंग में, ठीक है ना, कौन डीएनए में कौन सा जीन कहाँ पे है उसमें, और पॉपुलेशन जेनेटिक्स में भी इसका यूज़ होगा। पॉपुलेशन जेनेटिक्स, ह्यूमन जेनेटिक्स की प्रॉपर एक क्लास हमारी हुई है, नहीं देखी हो तो प्लीज़ अटेंड कर लीजिएगा। टेक्निक क्या होंगी, चलो अब देखते हैं इसकी टेक्निक, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले सैंपल लिया जाएगा, सैंपल कलेक्शन, ब्लड हो, सलाइवा हो, हेयर रूट हो, सेमेन हो या फिर स्किन सेल हो, किसी से भी सैंपल लिया जाएगा। स्टेप 2 क्या होगा, डीएनए एक्सट्रैक्शन, यानी जो सेल है उसे केमिकल्स के ज़रिए क्या किया जाएगा, ब्रोक किया जाएगा। फिर डीएनए जो होगा वो सेपरेट हो जाएगा फ्रॉम द सेल, और डीएनए को अब फिंगरप्रिंट के लिए, प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी आइडेंटिफाई करने के लिए। स्टेप 3 हो जाएगा कटिंग डीएनए विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, यानी अब हमें थर्ड स्टेप क्या है, डीएनए को कट किया जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। जो स्पेशल एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसे ऐड किया जाएगा। डीएनए रेडी हो गया ना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, तो अब उस पर एक एंजाइम है जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, उसको ऐड किया जाएगा उसमें। ये जो एंजाइम है एक सीजर की तरह वर्क करेगा, जो डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट से, एक स्पेसिफिक पॉइंट से कट कर देगा। स्पेशली कहाँ से करेगा, मैंने पहले ही बताया था, VNTR के पास से, यानी VNTR की फुल फॉर्म है हमारी वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। इससे क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा एक स्मॉल फ्रेगमेंट डीएनए का। अभी हमने बात करी थी जब कट कर देंगे एंजाइम से तो क्या होगा, फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, डीएनए की जो लेंथ होगी फ्रेगमेंट्स में हो जाएगी, तो एक छोटा फ्रेगमेंट क्रिएट हो गया डीएनए का। फोर्थ स्टेप है जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस। अब डीएनए को, फ्रेगमेंट्स को क्या किया जाएगा, एक जेल प्लेट पे रखा जाएगा, ठीक है। कौन सी जेल का, और इसमें एगोरेस जेल। अब उस पर एक इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाएगा। अब जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो क्या होंगे, मूव हो जाएंगे, जेल में मूव करेंगे। जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे वो स्पीडली, फास्ट यानी तेज से मूव करेंगे, और जो लार्जर बड़े बड़े फ्रेगमेंट्स होंगे वो धीरे 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 मूव करेंगे। इससे क्या होगा, एक पैटर्न क्रिएट होगा बैंड का। यहाँ तक की बात समझ आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। चलो फिफ्थ है हमारा साउथर्न ब्लोटिंग, मतलब जब डीएनए, अब क्या होगा, डीएनए फ्रॉम द जेल इज ट्रांसफर्ड ऑनटू नायलॉन और नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। अब डीएनए जो है जेल में, जो डीएनए है उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा नायलॉन या नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे, ट्रांसफर हो गया। दिस स्टेप हेल्प्स इन फिक्सिंग द डीएनए टू द मेम्ब्रेन फॉर फर्दर स्टडीज। अब ये जो स्टेप है ये क्या करेगा, हेल्प करेगा डीएनए को फिक्स करने में, स्थित करने में मेम्ब्रेन पे, किस लिए, ताकि आगे की स्टडी की जा सके। तो क्या होगा, ये जो स्टेप है साउथर्न ब्लॉटिंग, जिसमें क्या हो रहा है, डीएनए ट्रांसफर हो रहा है मेम्ब्रेन पे, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे स्थित हो गया, ताकि आगे की स्टडी उस पर की जा सके। 6 आ जाता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन विद डीएनए प्रोब्स। रेडियोएक्टिव और फ्लूरेसेंट डीएनए प्रोब्स आर एडेड। अब क्या होगा, रेडियो एक्टिव और फ्लोरोसेंट डीएनए प्रोब्स जो होंगे वो ऐड कर दिए जाएंगे। ये जो प्रोब्स होंगे ये क्या होंगे, बाइंड हो जाएंगे किस पे, ओनली टू स्पेसिफिक VNTR सीक्वेंस, यानी VNTR सीक्वेंस पे, एक स्पेसिफिक VNTR सीक्वेंस पे, जो हेल्प करेगा किस में, हाईलाइट द डीएनए बैंड्स ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो है हमारे इच्छुक डीएनए बैंड्स जो हैं उसे हाईलाइट करने में। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं।
7th है ऑटो रेडियोग्राफी या डिटेक्शन, या अब क्या होगा, द मेम्ब्रेन एक्सपोज टू एक्सरे फिल्म। अब मेम्ब्रेन एक्सपोज की जाएगी कैसे, एक्सरे फिल्म पे, ठीक है। अब ये जो बेंडिंग पैटर्न है वो हमें एक बार कोड की तरह दिखेगा, एक फिल्म की तरह, है ना, एक्सरे पे आ जाता है ना सब कुछ। अब क्या होगा, यही है पर्सन का डीएनए फिंगरप्रिंट, जो ये बेंडिंग पैटर्न अपीयर हो रहा है फिल्म पे, ठीक है ना, एक बार कोड की तरह। तो यही है हमारा डीएनए फिंगरप्रिंट। क्लियर क्लियर। ये जो मेम्ब्रेन थी उस पर क्या हो रहा है, एक्सरे आ रही है, ठीक है। तो एक क्या हो रहा है, एक्सरेज आ रही हैं, तो एक फिल्म की तरह फिर हमें एक देखने को मिलेगा, एक पैटर्न देखने को मिलेगा उस पर हमें, जो एक बारकोड की तरह दिखेगा। और यही है हमारा डीएनए फिंगरप्रिंट। बारकोड तो पता ही है आप सबको। चलो आगे बढ़ें। एप्लीकेशन क्या होंगी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, इसका इस्तेमाल क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन में किया जाता है, यानी फॉरेंसिक साइंस में पुलिस इस्तेमाल करती है ना क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने के लिए। कहीं से ब्लड मिल गया, स्किन मिल गया, स्किन सेल्स मिल गए, हेयर्स मिल गए, सेमन मिल गया, तो क्या होगा, क्राइम सीन पे क्या होता है, मैच किया जाता है। मैचिंग ब्लड स्टेन एट अ क्राइम सीन विद सस्पेक्ट डीएनए। जैसे उम्मीद है आपको, आपके यहाँ फिर क्रिमिनल एक पूरा होता है ना, एक अलग से डाटा बना होता है क्रिमिनल्स का पुलिस के पास, तो वो मैच कर सकते हैं ब्लड सैंपल से। तो ये जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की उसमें यूज़ है, हेल्प करता है। पैटर्निटी और मैटर्निटी टेस्ट हम जान चुके हैं इसके बारे में, बायोलॉजिस्ट जो हमारे पेरेंट्स हैं उसको फाइंड करने में चेक किया जाता है ना, पेरेंट्स से बच्चे का डीएनए मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। हेल्पफुल एडॉप्शन केस या डिस्प्यूट्स हम कह सकते हैं एडॉप्शन केस को, उसमें हेल्पफुल है। आइडेंटिफाई करने में, जो लोग खो चुके हैं या डेड बॉडीज़ जो मिलती हैं, कैसे पता चलता है, कई बार होता है ना, कहीं कोई हादसा हो जाता है तो डेड बॉडीज़ होती हैं, तो ब्लड्स, अब पूरा फेस कई बार होता है ख़राब होता है, आप ऐसे नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, तो डीएनए की हेल्प से आइडेंटिफाई किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है फैमिली मेम्बर्स को। सॉल्विंग ओल्ड एंड अनसॉल्व केसेस, डीएनए की हेल्प से पुराने केसेस को भी सॉल्व किया जा सकता है ना, अगर सैम्पल्स अवेलेबल हैं तो। रिसर्च और एवोल्यूशनरी स्टडी में भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे जीन मैपिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स की स्टडी में भी इसका यूज़ होता है। अगेन हमने ह्यूमन जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स पूरी क्लास ली है इसकी, नहीं देखी हो तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिए। और डायग्नोस करने में, कोई डिसीज़ इनहेरिट हो रही है ना, जेनेटिक इनहेरिटेड डिसीज़ जो होती है पेरेंट्स से इनहेरिट हो रही है, तो उसको डिटेक्ट करने में भी इसका इस्तेमाल होता है। पता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, 99.9%, जो हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से रिज़ल्ट मिलता है। सिर्फ 0.1% जो है वो अलग होगा, और 99.9% अलग होगा, एक्यूरेट होगा, है ना। और ये इनफ है ना जानने के लिए, इनफ है 99.9%, इनफ है ये आइडेंटिफाई करने के लिए, डीएनए मैच करने के लिए। चलो, तो आज की क्लास आपकी यहीं फिनिश होती है। अच्छी लगी हो क्लास तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं कल और ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को, और फिर मंडे से हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो ही जाएगा। इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे सैटरडे को अपनी प्रैक्टिस सीरीज़ में शाम को 5 बजे, तो प्लीज़ क्लास अटेंड करना नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे जल्दी नई क्लास के साथ कल ऑफ कोर्स। तो तब तक के लिए आप प्लीज़ जो क्लासेस हो चुकी हैं उसका रिवीजन करिए। मिलते हैं फिर आपसे, तब तक के लिए रिवीजन चालू रखिए, प्रैक्टिस सीरीज़ अटेंड करिए, और साथ ही साथ बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। और प्लीज़ आपके नोन में अगर कोई भी टीजीटी बायोलॉजी या फिर एल्टीग्रेड बायोलॉजी की तैयारी कर रहा हो तो उस तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिए कि हमारी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे सुबह 11 बजे चलती हैं। और अगर कोई सीटेट की कर रहा हो तो उस तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिए कि हमारी सीटेट की क्लासेस मंडे टू फ्राइडे शाम को 7 बजे चलती हैं। और ये क्लासेस हमारी जो सीटेट वाली भी हैं वो प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए, यानी पेपर 1 और 2 दोनों के लिए हैं। साथ ही साथ हम हर क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो प्लीज़ जो भी आपके नोन में तैयारी कर रहा हो उस तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिए। मिलती हूँ आपसे कल नेक्स्ट क्लास में एल्टी ग्रेड की, सीटेट की तो हम शाम को मिल ही लेंगे, है ना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।